सुकेशन मिश्र एक दूसरे के जन्म से ही पड़ोसी थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में काम आना अपना सौभाग्य समझते थे। अब जब वे अपनी अधेड़ अवस्था को पहुंच चुके थे, तब तक उनमें कभी मामूली कहासुनी भी नहीं हुई थी। सारा गांव उन्हें भले मानस व अच्छे पड़ोसी मानता था, किंतु दोनों की पत्नियों का स्वभाव पूर्णतया अपने पतियों से विपरीत था। ऐसा लगता था जैसे दोनों में कोई पूर्व जन्म का वैर हो। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती और शनै शनै वाक्य अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता, जहां दोनों महिलाओं के ससुराल तथा पीहर पक्ष की 3 पीढ़ियों के सत्कर्मों का बखान होने तक युद्ध शांत न होता। इस युद्ध को उत्कर्ष तक पहुंचाने में प्राय शब्दों का भी विशेष योगदान होता, जो रहती तो दूसरे मोहल्ले में थी, किंतु दोनों ही घरों में साफ सफाई का काम करती थी। शब्दों भले ही अनपढ़ थी, लेकिन वाक्पटु होने के साथ साथ छोटी मोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना और उसका अपने हित में लाभ उठाना वह भली भांति जानती थी। मजेदार बात तो यह है कि सरला चौधराइन और वेदवती मिश्राइन दोनों ही शब्दों को अपना हितैषी मानती थी और उसके सिखाने बुझाने के बदले में दैनिक उपयोग की कोई वस्तु उपहार स्वरूप शब्दों को मिल जाया करती। दोनों के युद्ध का पटाक्षेप बहुधा तभी होता जब दोनों परिवार के मुखियाओं में से किसी एक के घर आने की सूचना मिलती। कुछ भी हो, दोनों को अपने पति का तो मान था ही, एक दूसरे के पति का भी बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि वे कभी उनके बीच कोई हस्तक्षेप न करते थे। यूं तो वे दोनों आपस में झगड़ने का कोई कारण तलाश ही लेती थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण गोवर्धन चौधरी की एक अच्छी आदत थी जिसे चौधराइयों चाह कर भी छुड़ा न पाई थी। गोवर्धन चौधरी को साफ सफाई का बड़ा शौक था। वो रात जल्दी जागते और अपने घर के सामने से शुरू होकर आधा मोहल्ला साफ कर देते। अब चौधराइन को यह स्वीकार कहा कि उसके पति द्वारा साफ किए स्थान को कोई गंदा कर दे। यह काम कोई भी करे, किंतु चौधराइन का पहला शक मिश्राइन पर ही होता था और फिर शब्दों वह अवसर पाकर अपना काम पूरा कर देती और युद्ध के लिए प्लाट तैयार हो जाता। उन दोनों के पति अपनी पत्नियों के इस युद्ध से खिन्न तो रहते, किंतु वे जानते थे कि उनकी पत्नियां मानने वाली नहीं है। आदत अच्छी हो या बुरी आसानी से कहाँ छूटती है। अब दोनों ने स्वयं को इस विषय से विरक्त कर लिया था और सदैव उनका एक दूसरे से व्यवहार सामान्य ही रहता। किंतु मिश्राइन का छोटा बेटा मोहन, जो अब 16 वर्ष का था और संसार को कुछ जानने समझने लगा था, वह समझता था कि सरला चौधराइन उसकी माँ का अपमान करती है। बेटा अपनी माँ का अपमान कैसे सहे, इसलिए वह सदैव बदला लेने की ताक में रहता। चौधराइन को पशु पक्षियों से कुछ अधिक ही प्यार था। यूं तो उसका घर गाय भैंसों से भरा हुआ था और उनकी देखभाल भी वह बड़े मनोयोग से करती, किंतु यदि घर में कुत्ता बिल्ली ना हो तो उसे अपना आंगन सूना सा लगता था। मोहल्ले भर के कुत्ते बिल्लियों को उसके आंगन में विचरण करने की पूरी छूट थी। अपनी माता के पशु प्रेम को जानकर चौधराइन के बड़े बेटे ने कहीं से एक सुंदर सा पिल्ला लाकर दिया। चौधराइन की देखभाल और स्नेह ने उस नन्हे से प्राणी को 6 माह में ही एक बलिष्ठ और सुंदर कुत्ता बना दिया। शक्तिशाली इतना कि अवसर मिले तो अच्छे मजबूत व्यक्ति को पकड़कर भंभोड़ दे, और सुंदर इतना कि किसी कुत्ता प्रेमी की नजर पड़े तो वह उसे मनचाही कीमत पर खरीदना चाहे। चौधराइन को जितना प्रेम कुत्ते से था, उतना ही कुत्ता भी चौधराइन का वफादार था। चौधराइन यदि उसे मोती कहकर किसी की ओर आक्रमण करने का इशारा कर दे तो मोती तुरंत उसके प्राण लेने पर आमादा हो जाए। वह प्यार से पुचकार भर दे तो मोती उसके पैरों में लौट जाए। अब चौधराइन का पशु प्रेम घमंड में बदल चुका था। वह गर्व से कहती कि मोती जैसा कीमती जानवर किसी के पास नहीं। मोती भी अपनी मालकिन मनोभाव को संभवतः समझ गया था।
वह घर के मुख्य द्वार के पास बंधा रहता और घर में मोहल्ले भर से कोई आए उसे कोई आपत्ति न थी। किंतु जब भी मिश्राइन उसकी नजरों के सामने से गुजरती वह भौंकना शुरू कर देता और जब तक वह दिखाई देती रहती वह रस्सी उड़ाकर उस पर आक्रमण करने का भरसक प्रयास करता। जहाँ यह मिश्राइन को क्रोधित करता वही चौधराइन के लिए यह आनंददायक पल होता। मिश्राइन के बेटे मोहन के लिए तो यह सब असहनीय था। यद्यपि मोती मोहन पर कभी न भौंका था, फिर भी माता का अपमान। अंततः एक दिन मोहन को अवसर मिल ही गया। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसने मोती को कुछ सुंघाकर बेहोश किया और एक बोरे में भरकर उठा ले गया। उस समय चौधराइन किसी काम से कहीं गई हुई थी। वापस लौटे तो मोती को न पाकर सन्न रह गई। पूरे गांव में मोती की खोज हुई किंतु मोती को ना मिलना था, ना मिला। चौधराइन को विश्वास हो गया कि अब उसका प्यारा मोती कभी नहीं मिलेगा। आखिर उसके बिछोह में चौधराइन विरहनी सी हो गई। खाना पीना तक त्याग दिया और खाट पकड़ ली। मिश्राइन अचंभित थी। उसने चौधराइन को 2 दिन से नहीं देखा था। शब्बों ने उसे बताया कि चौधराइन का मोती कहीं खो गया है, जिसके गम में वह बस रोए जा रही है। मिश्राइन को यह सुनकर अलग तरह का अनुभव हुआ। उसको लगा मानो उसका कुछ खो गया हो। बार बार मन करता कि वह भी चौधराइन के पास जाए और उसे सांत्वना दे, किंतु पैर न पड़ते थे। भोजन का समय था। मिश्राइन का बेटा मोहन उसके पास बैठा खाना खा रहा था कि बात चल निकली। मिश्राइन ने बेटे की ओर मुंह करके कहा, पता नहीं कौन सरला के कुत्ते को उठा ले गया। बेचारे उसके गम में कुछ खाती है न पीती है। तू भी उसके घर गई थी क्या अम्मा? मोहन ने पूछा। मन तो वह किया पर जा न सकी। मेरे जाने से क्या होगा? जब पूरे गांव के जाने से उसका दुख कम न हुआ तो मेरे जाने से क्या होगा? वैसे भी मुझे तो वह अपना दुश्मन मानती है। मिश्राइन ने गहरी सांस लेकर कहा, भाड़ में जाए हमें क्या? वो अब मरे या जिए, कुत्ता तो अब मिलने से रहा। मोहन ने कुछ रोष भरे स्वर में कहा, जिसे सुनकर मिश्राइन को धक्का सा लगा। बोले, लल्ला कहीं तूने ही तो कुछ नहीं किया। अपनी माता की बात सुनकर मोहन पूरी तरह चिढ़ गया। झुंझला कर बोला, अम्मा तू तो मुझे ही भला बुरा कहती है। जो तुझसे बात बात पर लड़ती है उसकी ही तोड़ ले रही है। अगर मैंने उस कुत्ते को उठा भी लिया तो क्या बुरा किया? वह भी तो अपनी मालकिन की तरह रोज रोज तुझ पर भौंकता है। बेटे की बात सुनकर मिश्राइन सन्न रह गई। उसे विश्वास नहीं था कि उसका बेटा ऐसे हरकत करेगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। करुणा भरी आवाज में बोली, क्या तूने चुराया उसके मोती को? मेरा बेटा और इतना नीच! अरे दुष्ट, इतनी नीचता कहाँ से लाया तू? हाय, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? उधर शब्बों, जो कि उस समय मिश्राइन के घर में ही सफाई का कार्य कर रही थी, उसने सारी बात सुनी और चुपके से चौधराइन के घर की ओर दौड़ पड़ी। सब्बों ने चौधराइन को सारा हाल कह सुनाया। चौधराइन, जो कि खाना पीना ठीक से न होने के कारण कुछ दुबली हो गई थी, जल्दी से उठकर बैठ गई और बोली, सच सच बोल शब्बों, अगर इसमें जरा भी झूठ निकाला तो तेरी खैर नहीं। शब्बों कोई उत्तर देती उससे पहले ही बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। उत्सुकता के कारण चौधराइन पर रुका न गया। कमजोर होने पर भी वह तेजी से बाहर की ओर चली। वह बाहर निकल पाती उससे पहले ही मिश्राइन उसके आंगन में कदम रख चुकी थी। उसके हाथ में एक मोटा डंडा था जिससे वह अपने बेटे मोहन को मार रही थी, जो रोता हुआ उससे आगे आगे चल रहा था। चौधराइन को सामने देखकर मिश्राइन ने अपने बेटे को जोर का धक्का दिया और बोली, ले सरला, यह रहा तेरा चोर, इसी ने तेरे मोती को उठाया है। पुलिस को दे या फांसी लगा दे, कुछ भी कर, मैं उफ न करूंगी।
आज से यह मेरा बेटा नहीं, मैं इसकी माँ नहीं। यह सुनकर चौधराइन अवाक रह गई। उसने अपने पैरों से लिपटे मोहन को देखा, जो बार बार कह रहा था, काकी मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ा पाप किया है। चौधराइन का हृदय द्रवित हो उठा। उसकी आंख भर आई। नीचे झुककर उसने मोहन को उठाया और हृदय से लगाकर बोली, चुप हो जा बेटे, मैंने तुझे माफ किया। बस इतना बता दे कि कहीं तूने मेरे मोती को मार तो नहीं दिया। नहीं काकी, मैंने उसे मारा नहीं है, अपने एक दोस्त को दे दिया है। मैं आज ही उसे वापस ले लूंगा। आप मेरी माँ से कहो कि वह मुझे माफ कर दे। मैं ऐसा काम अब कभी नहीं करूंगा। चौधराइन आगे बढ़ी और मिश्राइन को गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे के गले लगकर इस प्रकार रो रही थी, जैसे बिछड़ी हुई दो सगी बहनें वर्षों बाद आपस में मिली हो। मोहन और शब्बू उन दोनों को आश्चर्य से निहार रहे थे।